बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बात करेंगे लेसन नंबर 27 प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एवरी एलिमेंट इन द पॉपुलेशन हैज अ नोन नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन। जी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर एलिमेंट जो है पॉपुलेशन का वो नॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन होता है, यानी कि उसकी कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी जरूर होती है। दिस सिंपल रैंडम इज बेस्ट नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। ठीक है जी, रैंडम सैम्पलिंग जो होती है ये प्रोबेबिलिटी का बेस्ट एग्जांपल है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के लिए। और नॉन प्रोबेबिलिटी, इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन बीइंग चूजन इज अननोन। यानी कि आप जो प्रोबेबिलिटी जो सैंपल चूज कर रहे हैं पॉपुलेशन में से, उसकी प्रोबेबिलिटी अननोन है, यानी कि उसकी ट्रेड्स अननोन है, या उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसकी आप क्वालिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है। आगे जाके देखते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी में। In non-probability design, the elements in the population do not have any probabilities attached to the being chosen in the sample subject. किस तरह से, ये देखें जी, एग्जांपल लेते हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। कन्वीनियंस कहते हैं इजी, आसान रास्ता। कन्वीनियंस सैम्पलिंग आल्सो कॉल्ड हैफेजर्ड और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग रेफर टू सैम्पलिंग बाय obtaining units or people who are most conveniently available। नहीं जी, आपने करना ये था कि आपने स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करना है। अब आपके लिए हर स्टूडेंट के पास जाना मुश्किल है। आप कहते हैं कि मैं कहाँ पूरी यूनिवर्सिटी में घूमता फिरूं, आप लाइब्रेरी में चले जाते हैं। अब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट करना है, और आप ये डिसाइड नहीं करते कि आपने हर डिपार्टमेंट से कितने स्टूडेंट लेने हैं, किस बिल्डिंग से कितने स्टूडेंट लेते हैं। आप कहते हैं यार छोड़ो इन चीज़ों को, मैं चलता हूँ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के बाहर रुक जाऊंगा, लाइब्रेरी में आने जाने वाले जो पहले 100 स्टूडेंट्स होंगे वो मेरा सैंपल होगा। दिस इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। आपने अपनी आसानी ढूंढी। अब इसमें कोई आपने ये डिसाइड नहीं किया था कि मैंने डिपार्टमेंट वाइज कलेक्शन करनी है, आपने ये डिसाइड नहीं किया कि मैंने किस डिपार्टमेंट से कितने लोग कलेक्ट करने हैं, आपने ये डिसाइड नहीं किया कि किस एज के स्टूडेंट्स को कलेक्ट करना है। आपने सिर्फ ये कर लिया कि जो मुझे आसानी से मिल जाएंगे मैं उनसे फर्स्ट कम बेसिस पे कलेक्शन कर लूंगा। ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहते हो। दिस इज द टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आगे चलते हैं परपोजिव सैम्पलिंग। ये क्या होता है? डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ टॉपिक द रिसर्चर लेज डाउन द क्राइटेरिया फॉर सब्जेक्ट इंक्लूडिंग द सैंपल। होवेवर criteria could be selected in the sample, the researcher might select in such cases might provide criteria। क्या की जा रहा है जी? प्रपोजिव सैम्पलिंग में क्या होता है, मैंने इसकी डेफिनेशन शायद निकाली थी, मुझे याद आया। हाँ, प्रपोजिव सैम्पलिंग also called judgmental sampling is when the researcher intentionally select individuals who are most relevant or knowledgeable about the topic। जी, अपनी गट फीलिंग को यूज करते हुए, अपने नॉलेज को यूज करते हुए, अपने जजमेंट को यूज करते हुए, जब जो रिसर्चर है वो सिलेक्ट कर लेता है जी फलां बंदा मेरे नॉलेज और मेरे जो रिपोर्ट है उसके लिए बेस्ट वन है, तो वो उसको सिलेक्ट कर लेता है। दिस इज कॉल्ड पर्पोसिव सैम्पलिंग। हाँ, पर्पोसिव सैम्पलिंग। एग्जाम्पल क्या है? यू आर कंडक्टिंग स्टडीज चैलेंजिंग फेस बाय फीमेल सीईओ इन द टेक इंडस्ट्री। Instead of randomly chosen people, you deliberately select 10 female CEOs from major tech companies because they can provide expert insights। जी, आपने किसी टेक इंडस्ट्री के सीईओ, फीमेल सीईओ का इंटरव्यू कंडक्ट करना था, तो आपने क्या किया? आपने रैंडमली फीमेल्स को चूज करने के बजाय इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि किन टेक इंडस्ट्रीज की फीमेल सीईओज हैं, तो आपने डायरेक्टली उनको अप्रोच कर लिया। तो ये आपकी जजमेंट सैम्पलिंग है। ओके जी, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। नेक्स्ट है जी कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग प्रोसीजर दैट इंश्योर दैट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन सैंपल विल बी रिप्रेजेंटेड टू एक्स। हाँ, आप कोटा मुकर्रर करते हैं जी, मुझे इस एज से लेकर इस एज ग्रुप के लोगों को मैं करना है। या आप कोटा ये मुकर्रर करते हैं जी आपके 200 सैंपल्स आए होंगे, उसमें से मिनिमम 100 फीमेल्स होनी चाहिए। आप ये कोटा मुकर्रर करते हैं जी मोर देन 60 ईयर्स के लोग जो हैं वो बिल्कुल हमारे सैंपल में नहीं होंगे, तो ये आपने कोटा मुकर्रर कर दिया है। वंस कोटा हैज बीन फिक्स्ड देन द रिसर्चर में बी। अब उसके बाद कोटा फिक्स करने के बाद कन्वीनियंस सैम्पलिंग द रिसर्चर शिफ्ट हो जाता है कि अब जो कोटा मुकर्रर हो गया उस कोटा में जो जो कन्वीनियंटली मुझे मिल जाएंगे मैं उनको डाटा कलेक्शन के लिए यूज कर लूंगा। स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये बड़ा मजे का है। इसके अंदर चंद ग्रुप से चंद परसेंट सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, उनको कहा जाता है जी, आप फर्ज करें जी मैंने डाटा कलेक्शन करनी है HBL के लोगों से डाटा कलेक्शन करनी है, देखना है जी उन यानी कोई लीडरशिप स्टाइल स्टडी करने हैं मैंने।
तो मैंने क्या किया, मैंने 2 4 5 जो HPL के मेरे करीब लोग थे या मेरी करीब जो ब्रांच है उनके लोगों से बात की। मैंने उन्हें कहा जी मुझे 40-50 लोगों का डाटा कलेक्ट करना है, तो आप मुझे हेल्प आउट करें, मुझे उन लोगों से रब्ता करवा दें या आप मुझे उनसे डाटा कलेक्ट करके देते हैं। दिस कॉल्ड स्नोबॉल सैंपलिंग टेक्निक। ठीक है। मैं थोड़ा सा क्यों स्नोबॉल इसका नाम है, देखिए जी, आप एक छोटा स्नो का गोला फेंकते हैं उस पर स्नो के ऊपर, वो जैसे जैसे लुढ़कता जाएगा वैसे वैसे बड़ा होता जाएगा, वो साथ भी और स्नो इकट्ठा करता चलेगा। इसको नेटवर्क सैंपलिंग भी कहते हैं। फिर द sequential sampling. Sequential sampling is similar to purposive sampling with one difference. In purposive sampling, the researcher tries to find as many relevant cases as possible until time, financial resources, his energy is exhausted. वो तब तक अपने ढूंढता है रेलिवेंट केसेस जब तक कि उसकी एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं हो जाती, उसके पैसे खत्म नहीं हो जाते। जबकि सिक्वेंशियल सैम्पलिंग में क्या होता है, रिसर्चर जो है कंटिन्यू टू गैदर केसेस अंटिल द अमाउंट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन और डाइवर्सिटी इज फुलफिल्ड। वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता रहता है जब तक उसकी डिजायर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती या कोई नई इन्फॉर्मेशन नए बंदे से नहीं मिल जाती, वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता रहता है। फिर आता है थ्योरेटिकल सैम्पलिंग। इन थ्योरेटिकल सैम्पलिंग व्हाट द रिसर्चर इज सैम्पलिंग, इसमें बेसिकली जो ना केयरफुली सैंपल को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, ताकि जो थ्योरीज डिजाइन की जा सके। द पीपल, सिचुएशन, इवेंट, टाइम पीरियड एक्सेट्रा इज केयरफुली सिलेक्टेड एज द रिसर्चर डेवलप ग्राउंड दी थ्योरी। क्योंकि उसने एक प्रॉपर थ्योरी बनानी है, तो उस थ्योरी बनाने के लिए वो सैंपल को उसी तरह सिलेक्ट करता है जिनको वो डिस्कस कर सके। जी नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, लेसन नंबर 28। अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है टाइप है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास आता है सिंपल रैंडम सैंपल, कि हम रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं जी, 2 4 10 लोग हैं, मैं सिलेक्ट करने हैं, तो मैंने ये नहीं डिसाइड किया कि मुझे जो इजीली मिलेंगे वो नहीं, मैंने रैंडमली चूज किया कि मैंने ये यानी कि फर्ज करें कि मैं नाम लिखे 100 बंदों के फेंकूं और फिर मैं उनमें से रैंडमली 10 लोग उठा लो, जिसे कुरानदा जी कहते हैं। ये रैंडम सैम्पलिंग बेसिकली इस चीज का नाम है। उसके बाद आ जाता है जी सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। हाँ ये और बड़े मजे का। सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल क्या होता है कि हमने ये किया कि मेरे जी जो पॉपुलेशन है वो 1000 पीपल है और मैंने उनमें से 60 पीपल सेलेक्ट करने हैं, तो मैंने 1000 को 1 से लेकर 1000 तक नंबरिंग दे दी। एक मिसाल दे रहा हूं आपको, सबको नंबर दे दिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि मेरा 60 पीपल में सेलेक्ट करने थे, मैंने 100 को डिवाइड किया, 1000 को डिवाइड किया 60 पे, तो वो अप्रोक्सीमेटली 16 आया। तो इट मीन्स दैट कि मेरा जो सैंपल का डिफरेंस है वो 16 का है। तो मैं 1 सेलेक्ट करूंगा, 16 छोड़ के मैं 17 सेलेक्ट करूंगा, फिर 16 छोड़ के 43 सेलेक्ट करूंगा। इस तरह से मैं या 49 सेलेक्ट को, इस तरह 70 सॉरी 33, फिर 49, फिर 65, फिर 81, इस तरह से मैं हर 16 छोड़ के तो रैंडमली लोगों को जो नंबर्स अलॉट किए थे उन नंबर्स को सिलेक्ट करके फिर अपना सैंपल डिजाइन करूंगा। नेक्स्ट इज स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग व्हेन द पॉपुलेशन इज हेटेरोजेनियस। अगर पॉपुलेशन हेटेरोजेनियस है, मुख्तलिफ क्वालिटीज की हामिल है, और ये 2-3 क्वालिटीज डिफरेंट होती हैं, यानी कि पॉपुलेशन में 2-3 किस्म की पॉपुलेशन मिक्स्ड है, तो इस सूरत में आपको स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग सेलेक्ट करनी पड़ती है कि आपको तीनों तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके सैंपल में मिल जाए। बाद में आप अंडरस्टैंड करके होंगे कि पॉपुलेशन जब द वर्स्ट है। अब देखिए इसकी मिसाल इस तरह से ले लें कि मैंने गुजरांवाला में एक फूड शॉप ओपन करनी है, तो मैंने गुजरांवाला के लोगों का टेस्ट चेक करना चाह रहा हूँ। तो अब एज ग्रुप वाइज टेस्ट डिफरेंट है। जो लोग 50 ईयर्स प्लस हैं उनका टेस्ट डिफरेंट है, जो 35 to 50 ईयर्स है उनका टेस्ट डिफरेंट है, बिलो 35 का टेस्ट डिफरेंट है। तो मेरे 3 कैरेक्टरिस्टिक हो गए मेरी पॉपुलेशन में, तो तीनों तरह का मैंने सैंपल सेलेक्ट करना है ताकि मुझे एग्जैक्टली पता चले कि लोग क्या चीज पसंद करेंगे। फिर आ जाता है क्लस्टर सैंपलिंग। हाँ, क्लस्टर सैंपलिंग क्या होता है कि इसके अंदर पॉपुलेशन हमारी बहुत ज्यादा हेटेरोजेनियस होती है, हेटेरोजेनिटी बहुत ज्यादा होती है पॉपुलेशन में, तो मैं फिर उनके क्लस्टर्स बना लेते हैं, यानी कि 2-3 हेटेरोजेनिटी, 2-3 कैरेक्टरिस्टिक हो, तो फिर वो स्ट्रैटिफाइड आ जाता है। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक 10-12-15 डिफरेंट हो, यानी कि ह्यूज हेटेरोजेनिटी हो, तो फिर हमें क्लस्टर्स बनाने पड़ते हैं, और फिर क्लस्टर सैंपलिंग हम करते हैं। क्लस्टर बेसिकली कहते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स को।
हम मल्टीपल ग्रुप्स बना लेते हैं, मल्टीपल चंक्स बना लेते हैं, फिर उन चंक्स में से हम सैंपल्स सेलेक्ट करते हैं। क्लस्टर सैंपल्स ऑफर मोर हेटेरोजेनिटी विद इन द ग्रुप्स एंड मोर होमोजेनिटी अमंग द एंड होमोजेनिटी ईच ग्रुप। ग्रुप के अंदर जब हम ग्रुप्स बनाते हैं इसके, तो मुख्तलिफ ग्रुप्स में हेटेरोजेनिटी होती है और एक ग्रुप के अंदर होमोजेनिटी होती है। हम इस तरह के ग्रुप्स बनाते हैं कि जो होमोजेनियस होते हैं उन्हें एक ग्रुप में लिया जाता है। फिर डबल सैम्पलिंग होती है, जब एक सैंपल हमने सेलेक्ट कर लिया तो उसके अंदर ही हम दोबारा से एक और सैंपल, उस सैंपल में से एक और सैंपल निकालें, तो दिस इज कॉल्ड डबल सैम्पलिंग। अब मकसद क्या, वाई अप्रोप्रिएट सैंपल डिजाइन, डिजाइन क्यों अप्रोप्रिएट किया जाता है, उसमें सबसे पहली चीज आती है कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, कि हो द एरर में वेरी फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हमारे एरर जो है वो कितने वेरी कर रहे हैं, स्पेशली व्हेन कॉस्ट सेविंग और अनदर बेनिफिट में बी और ट्रेड ऑफ फॉर रिडक्शन इन एक्यूरेसी। जो एरर है वो वेरी करता है, तो अल्टीमेटली उस हमें क्या करना है कि हमें एरर को कम से कम करना है ताकि हमारी एक्यूरेसी जो है वो इंप्रूव हो। जितना एरर ज्यादा होगा हमारी एक्यूरेसी डिक्रीज हो जाएगी। बस जी। जी स्टूडेंट्स, ये लेसन नंबर 28 था। इंशाल्लाह 29 को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ 27 28 दोनों में डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।